आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस क्लास में अंत तक बने रहें, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो देर ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि विधाता इसके हृदय में अचिरंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। तो निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। तो आध्यात्मिक, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक। तो इससे भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है? परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण है। तो आध्यात्मिक शब्द से भिन्न शब्द है। तो आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला भी आध्यात्मिक होता है, आत्मा संबंधी ज्ञान देने वाला भी आध्यात्मिक ही होता है, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला भी आध्यात्मिक होता है। लेकिन दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण जो है वो आध्यात्मिक शब्द से भिन्न शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है वृष्टि, जल, रातें या गाय। तो निम्नलिखित शब्दों में से जो बहुवचन शब्द जो माना जाता है, रातें जो हैं वो एक बहुवचन शब्द माना जाता है, जबकि वृष्टि, जल और गाय जो हैं वो एक वचन शब्द में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि धोखा यह किसी को नहीं देता, धोखा यह किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? धोखा यह किसी को नहीं देता वाक्य किस काल में है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल। तो धोखा किसी को नहीं देता है तो यहाँ वर्तमान काल है। जहाँ ता है, ती है, ते है तो वहाँ वर्तमान काल माना जाता है। जहाँ है बीते समय की बात की जाती है तो वहाँ सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जो आने वाले समय की बात कहता है वहाँ भविष्यकाल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, जैसे साधु, प्रकृति, चंद्रमा या जवान। तो इनमें से भिन्न लिंग वाला शब्द देखते हैं, जैसे साधु आ रहे हैं, प्रकृति अच्छी लग रही है, चंद्रमा निकल आया है, जवान सो रहे हैं। तो इनमें से जो भिन्न लिंग वाला है वो प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, जबकि साधु, चंद्रमा स्त्रीलिंग में है यह, जबकि साधु पुल्लिंग है, चंद्रमा भी पुल्लिंग में है और जवान भी पुल्लिंग में है। इसलिए प्रकृति यहाँ पर भिन्न उसमें मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिरंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्यांश में रेखांकित शब्दों का विपरीत लिंक होगा। तो इनमें से जो विधाता, विधाता एक रेखांकित शब्द है, तो विधात्री, विधान, विधानी या विधारा।
तो विधाता का जो विपरीत लिंग होगा, विधाता जो है वो पुल्लिंग है, जबकि विधात्री जो है इसका विपरीत स्त्रीलिंग होगा। क्या? विधात्री विधाता का विपरीत लिंग माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह प्रकृति के साधु जवान साधु हैं, यह प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा। यह प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा। यह प्रकृति के जवान साधु होंगे, यह प्रकृति के जवान साधु बने, यह प्रकृति के जवान साधु हो गए, यह शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो वाक्य में भूतकाल में बदलने पर जो होगा कि यह प्रकृति के जवान साधु हो गए, साधु, क्योंकि यहाँ पर काम हो चुका है। तो यहाँ अतीत की बात जो बताता है वो भूतकाल में बताई जाती है, यहाँ पर यह जवान क्या है, साधु हो चुके हैं, तो यहाँ पर भूतकाल बनता है। जबकि प्रकृति के जवान साधु होंगे, यहाँ पर क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर साधु हुए नहीं हैं लोग, आने वाले समय पर साधु होंगे। यहाँ प्रकृति के जवान साधु बने मतलब वो अभी अभी बने हैं, वर्तमान में है यह, और यह शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे, यह भी भविष्य की बात करता है। लेकिन प्रकृति के जवान साधु हो गए, यह भूत की बात कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के जो जवान है वो साधु हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में विधान वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में विधान वाक्य है कि सगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। तो निम्नलिखित में से जो विधान वाक्य है, सगुन मेरी सहेली है, यह विधान वाक्य है, यह निश्चित है कि सगुन मेरी सहेली है। जबकि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ में क्या है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। अनुष्का अपना काम करो, यहाँ पर क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। जबकि अरे यह क्या हो गया, यह जो है यहाँ पर विषय बोधक है। कौन सा है, विषय बोधक है। जबकि सगुन मेरी सहेली है, यह जो है विधान वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 निषेधात्मक वाक्य और नंबर 4 संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर जो भिन्न वाक्य जो माना जाता है तो वह निषेधात्मक वाक्य माना जाता है। जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो होता है इसमें एक उद्देश्य और एक कर्ता होता है, जबकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना या घास काटना। भूला दर्द याद आने का जो मतलब होता है कि घाव हरा होना है। क्या है, भूला दर्द याद आने का मतलब होता है कि घाव का हरा होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकित्ती का अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकित्ती का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णत बंधन रहित होना, सब और कष्ट ही कष्ट होना, बुद्धिहीन या किंतु संपन्न होना।
तो आँख का अंधा और गांठ का पूरा होने का मतलब है कि बुद्धिहीन लेकिन संपन्न होना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। नंबर 1 भाषा संसर्ग विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि, नंबर 3 खेल विधि, नंबर 4 पाठ्य पुस्तक प्रणाली विधि। तो मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से जो भिन्न विधि मानी जाती है वह अप्रत्यक्ष विधि जो है वो मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि मानी जाती है, जबकि भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण से संबंधित नियमों का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ्य योजना या वैश्विक शिक्षण। तो शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर का जो महत्वपूर्ण योगदान है तो वह सूक्ष्म शिक्षण के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्लान बनाया जाता है वो 36 मिनट का होता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि यह प्लान कितनी मिनट का होता है। तो यह प्लान जो है 36 मिनट का होता है और यह जो होता है 5 भागों में होता है। कितना? 5 भागों में होता है, जिसमें 2 भाग तो 6-6 मिनट के होते हैं, तीसरा भाग 12 मिनट का होता है और फिर 2 भाग 6-6 मिनट के होते हैं। इस तरह से यह सूक्ष्म शिक्षण का जो प्लान होता है वो 36 मिनट का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस काल में मानसिक विकास तेजी से होता है। इस काल में मानसिक विकास तेजी से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो नंबर 1 वयस्क काल के लिए, नंबर 2 प्रौढ़ काल के लिए, नंबर 3 किशोर काल के लिए, नंबर 4 शैशव काल के लिए। तो इस काल में मानसिक विकास जो है वो तेजी से बढ़ता है, कल्पना चिंतन शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। तो वह किशोर काल के लिए, क्योंकि किशोर काल में मानसिक विकास जो है वह तेजी से होता है, कल्पना चिंतन तर्क की शक्तियाँ लगातार बढ़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? नंबर 1 शैशव स्तर, नंबर 2 उच्च प्राथमिक स्तर, नंबर 3 प्रौढ़ शिक्षण स्तर, नंबर 4 महाविद्यालय शिक्षण स्तर। तो प्रतियोगिता का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि जो गतिविधियां जो हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए हैं। किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है। नंबर 1 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग, नंबर 2 12 से 15 आयु वर्ग, नंबर 3 18 से 21 आयु वर्ग, नंबर 4 21 से 24 आयु वर्ग। तो बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वो 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? नंबर 1 किशोर स्तर पर, नंबर 2 युवा स्तर पर, नंबर 3 शिशु स्तर पर, नंबर 4 प्रौढ़ स्तर पर। तो हिंदी शिक्षण में जो मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना जो है वो शिशु स्तर पर छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। नंबर 1 भाषा शैली, विषय सामग्री या उच्चारण शैली। तो उच्चारण शैली उच्चारण की शैली जो है वो आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए प्रश्न का प्रकार है। तो तुलसी ग्रंथों के नाम लिखिए यह जो है लघु उत्तरीय प्रश्न माना जाता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में 20-25 शब्दों को लिखा जाता है। तो तुलसीदास की जो रचना है वो करीबन इतनी ही बैठेंगी, जबकि बहुविकल्प में सही गलत मिलान वाक्य पूर्ति यह सभी जो है बहुविकल्प के अंतर्गत आते हैं। जबकि निबंध में विस्तृत लिखा जाता है, इसमें मिनिमम 300 शब्दों तक लिख सकते हैं। तो यह जो है निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। तो अति व्यापकता जो है वो असंगत विशेषता वाला गुण माना जाता है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता जो है वो प्रश्न पत्रों की संगत विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकारी तभी हो सकती है मूल्यांकन पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए हों। अगला प्रश्न देखते हैं कि घोर शब्द का पर्याय है। तो घोर शब्द का जो पर्याय माना जाता है, कठिन जो है वो घोर शब्द का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी शब्द में जो संधि मानी जाती है तो वह यड़ संधि मानी जाती है। जहाँ पर या रा लावय में आधा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काला अग्नि शब्द में समास है। तो काला अग्नि शब्द में जो समास माना जाता है वो कर्मधारय समास जो है वो काला अग्नि शब्द में समास को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो पवित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में अपव्यय शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में अपव्यय शब्द है तो कुछ जो है वो अपव्यय शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुत दूर तक बहुत काली से पीड़ा पहुंचाते चले जाते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक
वाक्य की क्षमता सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, तो यह क्या है, बहुत क्या है, यह अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कहा गया है, तो यहाँ पर जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चित प्रमाणवाचक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। तो शिथिलता शब्द में जो प्रत्यय का प्रकार माना जाता है, तो वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हों, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हों तो वह सात्विक भाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोप शब्द का विलोम है। तो कोप शब्द का जो विलोम माना जाता है, कृपा जो है वो कोप शब्द का विलोम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग वाला शब्द है, तो उत्साह जो है वो उद उपसर्ग वाला शब्द माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।